हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्सरू क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। नैन्सरू क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे इस क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी में पियाजेट, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं और आज की प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आपको आज पढ़कर मज़ा आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में ही लेकर बैठिएगा, जिस वजह से आपको जो भी चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सांच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यहाँ पर सोच होना चाहिए, ठीक है, सोच, ठीक। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पियाजे के बारे में। अगर मैं बात करूं पियाजे की, तो पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। देखिए ध्यान से सुनिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। इनके खुद के बच्चे थे जिन पर इन्होंने प्रयोग किया था। इनमें से आपकी 2 लड़कियां थीं। एक का नाम था ल्यूसीन। क्या नाम था? ल्यूसीन। पूछा जाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था, तो अपने खुद के बच्चों पर किया था, ल्यूसीन और जैकलीन। ये 2 तो आपकी क्या थी? जैकलीन और ल्यूसीन क्या थी? ये लड़कियां थीं। और जो लड़का था उसका नाम था, क्या नाम था? लॉरेंट। इन पर इन्होंने जो है प्रयोग किया था, यानी कि इन्होंने अपने खुद के 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। और इन्होंने जो है, जो पुस्तकें हैं, इनकी पुस्तकें भी इम्पोर्टेंट हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, कुछ पुस्तकें यहाँ पर मैं बता देती हूँ फटाफट से, आप ज़रूर से याद रखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखनी है द साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड आप याद रखिएगा। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस इन्हीं की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ PSYCHOLOGY, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये इन्हीं की पुस्तक है। अब बात ये आती है जीन पियाजे ने ऐसा क्या बताया है, ठीक। तो जीन पियाजे का कहना ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि मनुष्य जो है अपनी बौद्धिक संरचनाओं का, बौद्धिक संरचना यानी कि जैसे ज्ञान हुआ, सूचना, अनुभव, कल्पना, विचार, चिंतन, मनन, ये बौद्धिक संरचना है। तो मनुष्य अपनी जो बौद्धिक संरचना है, बिल्कुल पूरा ध्यान यहीं पर रखिएगा, बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण और वर्गीकरण करता रहता है। अब बात ये आती है, मतलब इसका क्या हुआ है? तो बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण और वर्गीकरण करता रहता है, इसका मतलब ये हुआ है कि वो अपनी बौद्धिक संरचनाओं और अपनी जो इनका बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण और जो वर्गीकरण है वो इस तरीके से करता है कि उसको फिर वातावरण के अनुकूल बना लेता है और आगे चल के फिर उन्हीं को प्रयोग करता है। जैसे मान के चलिए आपको कल स्कूल जाना है, तो आप जो है रात में ही विचार कर लेंगे आपको क्या पहनना है, आपको क्या लेके जाना है, आपको कैसे जाना है। इस तरीके की ये जो है चीज़ें, इनको कहते हैं सूचना। अब इन्हीं सूचनाओं को क्या करता है? वर्गीकरण कर लेता है और इन्हीं का वर्गीकरण करके क्या करता है? इन्हीं को वातावरण के अनुकूल बना लेता है, ठीक। क्या करता है? इन्हीं को अपने वातावरण के अनुकूल बना लेता है, ठीक। तो यानी कि अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए ही इसने इतना सब कुछ किया है। अपनी बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण क्यों कर रहा है? इनका वर्गीकरण क्यों कर रहा है? अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए। क्या करने के लिए? अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए, ताकि उसको सुबह दिक्कत ना हो, ठीक। इस वजह से वो इतना करता है। अब इसके बाद आते हैं, पियाजे ने कहा है कि ये जो बौद्धिक संरचनाएं हैं, इनका निर्माण इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए जो है आपके संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई हैं। क्या? 2 अवस्थाएं बताई। एक तो बताया इन्होंने संगठन और दूसरा अनुकूलन। अब इतना आपको डीप में अभी नहीं जाना है। अब आपको ये समझ लेना है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के दौरान कई अवस्थाएं बताई हैं। यानी कि जीन पियाजे ने बताया है कि जो आपके बच्चे हैं वो संज्ञानात्मक विकास के दौरान
कई अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं जो कि आपकी निम्नलिखित हैं। इन्होंने इनमें 4 अवस्थाएं बताई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली आपकी संवेदी गामक अवस्था, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के दौरान कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है जो कि निम्नलिखित हैं। जब मैंने जीन पियाजे के बारे में बताया तो एक लाइन लिखवाई थी कि इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के दौरान जो है अवस्थाएं बताई हैं, अभी तक ऐसा नहीं बताया था किसी ने, इसी वजह से इन्होंने ऐसा जो है इनको कहा गया है। ठीक, तो संवेदी गामक अवस्था, जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, ये जो अवस्था है इसका समय जो इन्होंने बताया है वो आपके जन्म से 2 ईयर का होता है। ये बिल्कुल आपको अपने माइंड में बिठा लेना है, पूछा जाता है। दूसरी अवस्था है इनकी पूर्व संक्रिया अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रिया अवस्था। पूर्व संक्रिया अवस्था, जो पूर्व संक्रिया अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरा यहाँ पर होता है आपका मूर्त संक्रिया अवस्था। क्या होता है? मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था आपकी 7 से 11 ईयर की होती है। उसके बाद चौथा सबसे लास्ट आती है आपकी अमूर्त कहें या फिर औपचारिक कहें, ठीक है, अमूर्त संक्रिया अवस्था। अमूर्त संक्रिया अवस्था, ये आपकी जो होती है अमूर्त संक्रिया अवस्था, ये आपकी 11 से 15 ईयर की होती है। अब इसी अमूर्त संक्रिया अवस्था को क्या कहा जाता है? औपचारिक संक्रिया अवस्था। कई बार एग्जाम में इस तरीके से दिया जाता है और बच्चे यहीं पर घूम जाते हैं। घूमना नहीं है, आपको पढ़ाया जा रहा है, बस ध्यान से सुनिए। अमूर्त आपकी जो संक्रिया अवस्था है इसको औपचारिक संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक संक्रिया अवस्था, परीक्षा में कई बार आपसे इन अवस्थाओं का जिक्र किया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे पूछा जाता है। ऐसा कोई सा पेपर नहीं जो पियाजे के बिना बना हो। तो आपसे ये भी जन्म से 2 वर्ष, ये आपको याद रखना है। कौन सी अवस्थाएं, क्रम आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूर्व संक्रिय अवस्था है, इस पूर्व संक्रिय अवस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला माना है इन्होंने पूर्व प्रत्यात्मक काल। क्या? पूर्व प्रत्यात्मक काल। 1 मिनट, पूर्व प्रत्यात्मक, ठीक, पूर्व प्रत्यात्मक काल। प्रत्यात्मक काल, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने अवस्था बताई है आंत प्रज्ञ काल बताई। कौन सी? आंत प्रज्ञ काल। देखिए आपको कोई इतना डीप में नहीं बताएगा क्वेश्चन के टाइम, आप ध्यान से सुन लीजिए इसीलिए। अंत प्रज्ञ काल या फिर इसी को अंतर्दर्शी अवधि कहा गया। क्या कहा गया? अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि। पूर्व प्रत्यात्मक काल का जो समय है, अब देखिए आप चूंकि किसको डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से 7 वर्ष वाले को, तो 2 से 7 वर्ष यानी कि 2 से 4 वर्ष इसमें रख दीजिए और बाकी का 4 से आपका 7 वर्ष इसमें रख दीजिए। ठीक, आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ओके, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, जो पियाजे हैं इनको निर्मितवाद, निर्माणवाद, संरचनावाद या रचनावाद, इसी एक ही हैं ये सारे, इसी श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक, मैंने अधिगम के सिद्धांत आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा है सच आपको। अब यहाँ पर जीन पियाजे के सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ई ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है आपसे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। अब देखिए यहाँ पर फिर से मुझे लेव वाइगोत्स्की के जो आपके सिद्धांत हैं इनको अच्छे से समझाना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है, नहीं तो ऐसे ऑप्शन टिक करवा के चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे तो न जाने आप कितनी जगह पढ़ के आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पर एक बार मैं बता देती हूँ, वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है इसका नाम है सामाजिक निर्मितवाद। क्या नाम है? इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक निर्मितवाद। ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक निर्मितवाद। किसके सिद्धांत का नाम है? लेव वाइगोत्स्की। अब इनका पूरा नाम सुन लीजिए, इनका पूरा नाम क्या है? लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। लेव सिमोनोविच, क्या? सिमोनो, ठीक है, सिमोनोविच वाइगोत्स्की। ठीक, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। पूरा नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। सीटेट में तो नहीं पूछा जाएगा, ये तय है आपका। ठीक, इनका जो ये सिद्धांत है ना, क्या नाम है? सामाजिक निर्मितवाद। इस सिद्धांत को कुछ और भी बोला जाता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? इसी सिद्धांत को आपका संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक,
अब फिर बात आती है ये संज्ञानात्मक क्या है। तो संज्ञानात्मक क्षमता का मतलब होता है बुद्धि से जो आप कार्य करते हैं, जिसमें आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो होता है आपका संज्ञानात्मक क्षमता। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो बिना बुद्धि के प्रयोग से तो नहीं होगा। तो जैसे आपके निर्णय करने की, तर्क करने की, सोचने की, विचारने की क्षमता आपकी किस में आती है? संज्ञानात्मक क्षमता में, संज्ञानात्मक चीज़ों में आती है ये आपकी। ठीक, अब बात ये आती है कि इन्होंने कहा क्या है। ये सब तो हो गया, ठीक है। समझते हैं कि सामाजिक निर्मितवाद में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि समाज में रहते हुए, समाज के लोगों से बातचीत करते हुए, सोशल इंटरेक्शन करते हुए बच्चा सोच प्राप्त कर लेता है। इन्होंने समाज को मान्यता दी है। इससे आप देखिए अपने ऑप्शन जो है ना उनको टिक कर सकते हैं, इसीलिए इतना आपको बताया जा रहा है। इन्होंने अपने सामाजिक निर्मितवाद में कहा है कि बच्चा जो है समाज में रहता है। किस में रहता है? समाज में रहता है। उसी समाज में रहते हुए लोगों से बातचीत करता है। जब बातचीत करता है तो उसका सोशल इंटरेक्शन होता है। सोशल इंटरेक्शन करते इस टाइम जो है बच्चा सोच प्राप्त कर लेता है। क्या? सोच प्राप्त कर लेता है। सोचने विचारने की क्षमता जो है उसकी विकसित हो जाती है। यानी जो बालक है उसका सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान अपने संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करना ही क्या है? सामाजिक निर्मितवाद है। यानी कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा है बालक जो है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो है वहाँ से सोच यानी कि जो विचार हैं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो विचार हैं, जो सोच है, इसको प्राप्त कर लेता है। सोचने विचारने की क्षमता उसकी विकसित हो जाती है। यानी बालक सामाजिक अंतःक्रियाएं करता है। समाज में रह के क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रियाएं करता है। ध्यान से समझिएगा, बालक जो है समाज में रहते हुए सामाजिक अंतःक्रियाएं करता है। सामाजिक अंतःक्रियाएं करता है। ये जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, इन्हीं सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान अपने संज्ञानात्मक क्षमता, बुद्धि, निर्णय, तर्क करने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता, किसी भी परिस्थिति में निर्णय करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, इन्हीं सब का क्या कर लेता है? विकास कर लेता है। ठीक, समझ गए हैं? क्या कर लेता है? इन्हीं सब के दौरान अपनी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास कर लेता है। और यही है सामाजिक निर्मितवाद। समझ गए आप? क्या है? यही है आपका सामाजिक निर्मितवाद। ठीक, अब यहीं पर आपके जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने कहा है, इनका मानना ये है सीधा सीधा कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति जो है संज्ञानात्मक नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है? सामाजिक। इन्होंने जो है समाज को जो है सामाजिक चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। किसको? समाज को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। ठीक, देखिए अब पियाजे और ये जो आपके वाइगोत्स्की हैं, इनमें क्या आपका जो है विशेष रूप से अंतर है। इस चीज़ को समझ गए तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की आपकी अवस्थाएं दी हैं। क्या दी हैं? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। पियाजे का कहना है कि जब आपका बालक इन संज्ञानात्मक अवस्थाओं से गुजरता है, क्या कहना है? इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग के आधार पर जो अवस्थाएं दी हैं, इनका कहना है कि बालक जो है अपने संज्ञानात्मक विकास के दौरान ये जो अवस्थाएं इनसे होकर गुजरता है। ठीक, जब वो इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है तो उसके अंदर जो है इन अवस्थाओं के लक्षण अपने आप स्वयं ही उसमें आ जाते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण नहीं माना। इनका कहना ये है कि जो बालक हैं, जो अवस्थाएं बताएंगे, इनकी कोई ना कोई विशेषताएं इन्होंने बताई, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्वयं ही बालक के अंदर आ जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें भाषा और चिंतन हो। इन्होंने किसको? भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण नहीं माना है। किसने? पियाजे ने। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना है। पियाजे ने भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि इनका कहना ये था कि उसमें स्वयं ही आ जाते हैं। ठीक, तो इसमें इन्होंने भाषा और चिंतन को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। लेकिन अब वाइगोत्स्की के अनुसार चलते हैं थोड़ा सा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की का कहना है कि आपके भाषा और चिंतन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भाषा जो है क्या है? एक सांकेतिक उपकरण है। भाषा से ही हमें संकेत प्राप्त होते हैं। वो संकेत जो होते हैं वो हमें सोचने, विचारने, तर्क करने, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में यही तो आते हैं, सोचने, विचारने और तर्क करने की क्षमता देते हैं। अगर हमारे पास संकेत ही नहीं होंगे भाषा को व्यक्त करेंगे, तो क्या हम अपने विचारों को कभी व्यक्त कर पाएंगे? कभी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। सोच के देखिएगा, आपके पास भाषा नहीं है, आपके पास भाषा नहीं है तो आप अपनी सोच को यहाँ पर बता भी नहीं पाएंगे। बिना भाषा के आप अपनी सोच, अपने विचार, अपने तर्क, अपनी जो भी आपकी मस्तिष्क में चल रहा है उस चीज़ को आप व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। इवन ये भी नहीं बोल पाएंगे कि मम्मी खाना दे दो। क्यों? क्योंकि आपके पास विचार तो हैं, लेकिन उसको व्यक्त करने का तरीका आपके पास नहीं है। वो तरीका ही हमारी भाषा होती है। यानी कि आपके जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इनका ऐसा कहना है कि संज्ञानात्मक विकास हमारे सामाजिक परिवेश में ही घटित होता है, और इसमें जो भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप आप समझ गए होंगे, वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। किसको? भाषा को। तो इसके अनुसार एक सामाजिक गतिविधि है।
ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार आपको प्याजे बता दिया ना, तो अब आपको बार बार बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। अगर मैं नहीं बताती तो घूमते रहते, कैसे, ऐसे ऐसे घूमते रहते राउंड राउंड लट्टू की तरह। ठीक, तो जीन प्याजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। आगे 2 और ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहना है, तो उस आधार पर हम सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ठीक, तो देखिए अवलोकन को तो इन्होंने कहीं महत्वपूर्ण माना नहीं। अवलोकन को आपको महत्वपूर्ण किसने माना था? वेंडुरा ने माना था। किसने? वेंडुरा ने माना है आपके अवलोकन को महत्वपूर्ण। ठीक, क्योंकि इनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रेक्षण अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की, अवलोकन की बात इन्होंने तो नहीं की है, ऑब्जर्वेशन की बात हमारे वेंडुरा ने की थी। ठीक है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने से अनुबंधित किया जा सकता है। ये तो व्यवहारवादियों का है भाई, व्यवहारवादियों का यही है। व्यवहारवादी आपके उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करते हैं। कहीं पर भी जीन प्याजे किस में आते हैं? अभी अभी आपको बताया मैंने, ये आपके निर्मितवाद में आते हैं, रचनावाद में आते हैं, है ना। तो ये आपको 2 ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट कर लिए। अब देखिए इसमें, देखिए जरा, अब यहाँ पर थोड़ा सा पहला ऑप्शन देखिए, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड की बात व्यवहारवादी करते हैं ना, व्यवहारवादी करते हैं। जबकि जीन प्याजे का कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस लाइन को अगर आप समझ ले गए, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जो आप जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, इनका ये कहना है कि जब बच्चा इन संज्ञानात्मक अवस्थाओं से गुजरता है, इन 4 संज्ञानात्मक अवस्थाओं से, तो उसके अंदर वो चीज़ें अपने आप ही स्वयं ही उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। ऐसा जीन प्याजे का कहना है। यानी कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण क्या कर रहे हैं? स्वयं कर रहे हैं। यहाँ पर किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन, जिसमें कहा गया ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका। 1 मिनट आप दीजिए बस, अभी आपको अपना ऑप्शन दिख रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंज को यहाँ पर दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलवर के अनुसार जो नैतिक समझ की जो है किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। आप सभी को पता होगा कि लॉरेंस जो कोहलवर्ग हैं, कौन? लॉरेंस कोहलवर्ग जो हैं, इन्होंने आपका जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ध्यान से सुनिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, और प्रत्येक स्तर पर इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। मैंने क्या कहा? लॉरेंस कोहलवर्ग ने आपके नैतिक विकास की, चूंकि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो नैतिक विकास की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, और इन 3 अवस्थाओं को 2-2 आपकी सब अवस्थाओं में बदल दिया है, 2-2 आपकी अवस्थाओं में बदल दिया। तो कोहलवर्ग का मानना है कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम जो है निश्चित होता है। ये जो क्रम है ये बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं है कि ये क्रम आपका इधर उधर हो सकता है। इन्होंने फिक्स माना है इसको। ठीक, अब इसी चीज़ को आपको समझना है। इन्होंने जो पहली अवस्था बताई है, सबसे पहली अवस्था जो इनके अनुसार है वो कौन सी है? पहली अवस्था है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या जिसे पूर्व परंपरागत स्तर कहा गया, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या कहा गया इसको? पूर्व परंपरागत स्तर। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं मैं बोल देती हूँ, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर को क्या कहा गया आपका? प्री कन्वेंशनल एज। अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सुविधादायक होगा, मैं कहूँगी सुविधाजनक होगा। ठीक, तो ये क्या है आपका? प्री कन्वेंशनल लेवल है। इस प्री कन्वेंशनल लेवल को आपकी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली है आपकी दंड एवं आज्ञाकारिता, आपकी उन्मुखता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस।
जो ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये इसको आपकी 2 कैटेगरी में बांटा गया। अगर आप अवस्थाएं याद रख लेंगे वही आपके लिए काम कर जाएंगी। ठीक, तो पहली जो है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ठीक है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ठीक, दूसरी अवस्था इसमें बताई इन्होंने साधनात्मक सापेक्षवादी। कौन सी बताई है? साधनात्मक सापेक्षवादी। ठीक, याद रखना। जो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता है, इस अवस्था में बच्चे में दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दंड अपने से बड़े या माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं क्या करते हैं, अपने बड़े या फिर आपकी माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं दंड से बचने के लिए। तो यही है आपकी दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया होगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर विश्लेषण के साथ बताती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समय लगता है, आपको समझ आना चाहिए, ये मैटर करता है। दूसरी अवस्था कौन सी है? परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कौन सा है? परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर, परंपरागत स्तर या नैतिकता का स्तर। ये भी आपकी 2 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है। पहली जो अवस्था इसमें बताइए परस्पर एक रूप अभिमुखता। क्या? परस्पर एक रूप अभिमुखता। ठीक है, दूसरी इसमें बताइए अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ठीक, तीसरी जो इन्होंने स्टेज बताई है आपकी, वो इन्होंने बताई है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरी कौन सी बताई है? उत्तर, 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस पेन को थोड़ा सा पतला कर लूँ। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक, ये जो आपका उत्तर परंपरागत स्तर है, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें सबसे पहले इन्होंने बताई सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या बताया है? सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। ठीक, दूसरा जो इन्होंने बताया इसमें सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्ता। सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल। ठीक है, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्तता। ठीक, ये इनकी अवस्थाएं। अब आपको बस अवस्थाएं ही याद रख लेनी है। ठीक है, सो अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको आपका आंसर मिल गया होगा, अवस्थाओं से ही आपका रिलेटेड था, कुछ आपको ज़्यादा करना भी नहीं था यहाँ। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या करते हैं? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, यानी कि जो बच्चे अपने आप में ही बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, तो उन्हें वाइगोत्स्की ने क्या कहा? मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप एक बार ऑप्शन देखिए अपने। समस्यात्मक वार्ता, अकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषाएं बताई गई हैं वो 3 बताई गई हैं। सबसे पहला है आपका आत्मभाषा। देखिए ये तीनों अच्छे से समझ लेना आप लोग, क्योंकि इनसे आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न बनता है। दूसरा इनके द्वारा बताई गई है सामाजिक भाषा। क्या बताई गई है? सामाजिक भाषा। तीसरा इनके द्वारा बताई गई है व्यक्तिगत भाषा। क्या? व्यक्तिगत भाषा, व्यक्तिगत वार्ता इनके द्वारा बताई गई है। ठीक, अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि आत्मभाषा क्या है, सामाजिक भाषा क्या है और व्यक्तिगत वार्ता क्या है। थोड़ा सा आत्मभाषा और व्यक्तिगत वार्ता में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगी, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब आत्मभाषा को समझिए। पहले आपने कभी छोटा बच्चा देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर जैसे उसकी मम्मी उसको किसी भी चीज़ के लिए मना कर देती है कि बेटा ऐसा नहीं करना है,
तो वो अपने आप में कभी कभी मन में ही बातें करता है, मम्मी ने मना किए, मुझे ऐसा नहीं करना है, पापा नहीं तो डांटेंगे, मम्मी भी डांटेंगी, मुझे साथ में नहीं ले जाएंगी मार्केट। वो ऐसी ऐसी अपने मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा। जब बच्चा अपने मन में ही खुद से बातें करता है तो इसे आत्मभाषा कहा गया। सामाजिक भाषा क्या है फिर? सामाजिक भाषा वो है जब बच्चा अपना सोशल इंटरेक्शन करता है। सोशल इंटरेक्शन के दौरान जब बच्चा जो भाषा यूज़ करता है वो सामाजिक भाषा है। कैसी है सामाजिक भाषा? कौन सी है? जब बालक अपना जो है सामान्य बातचीत के दौरान, यानी कि अपना सोशल इंटरेक्शन के दौरान जब लोगों से बात करता है तो इसे सामाजिक भाषा कहा गया। व्यक्तिगत वार्ता क्या है फिर? व्यक्तिगत वार्ता को भी समझना इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत वार्ता वो होती है जब बालक किसी कार्य को कर रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये कहा कि जब कोई बालक कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, मान के चलिए कि बालक कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे होमवर्क ही कर रहा है, कोई भी कार्य मान लीजिए आप, किसी कार्य को करते हुए स्वयं से बोलते हुए कार्य करना। जैसे बालक अपना होमवर्क कर रहा है, या होमवर्क को मैं छोड़ देती हूँ, मैं ये मान लेती हूँ कि बालक जो है खेल रहा है। अब खेलते टाइम जो है वहाँ पर जो अपने आप से बोलते हुए कार्य करता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा हो सकता है मैं हार जाऊँ। तो जब बालक किसी कार्य को करते हुए जब बालक किसी कार्य को करते हुए स्वयं से बोलते हुए कार्य करता है तो इसे ही वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। क्या कहा है? व्यक्तिगत वार्ता कहा है। अब यहाँ पर अपनी खोपड़ी थोड़ी सी खोल कर बैठिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो व्यक्तिगत वार्ता है, क्या कहा मैंने? व्यक्तिगत वार्ता। इस व्यक्तिगत वार्ता को किसके द्वारा? जीन पियाजेट के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। इसी आपकी जो व्यक्तिगत वार्ता है, इसी व्यक्तिगत वार्ता को जीन पियाजे के द्वारा क्या कहा गया? इसको आपकी अह केंद्रित भाषा कहा गया। अह केंद्रित भाषा कहा गया। इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लेना है आपको। ये किसके द्वारा कहा गया अह केंद्रित वार्ता? ये आपका कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है, ठीक है। बालक जो है आपका सामाजिक वार्ता यानी कि सोशल इंटरेक्शन के दौरान जिस भाषा को सुनता है वो उसी भाषा को अपनी क्रिया में खुद से बात करता है। मान के चलिए अगर बालक के सामने आपने पागल बोल दिया, अरे ये तो पागल है, मतलब किसी भी इंसान को देख के बोल दिया, कोई भी अगर रोड पे जा रहा है उसको बोल दिया कि अरे ये तो पागल है, इसके चक्कर में न रहो, तो बालक जब इन्हीं शब्दों का यूज़ करेगा ना, आप देखना कि बालक इसका ज़रूर यूज़ करता है। फिर जब वो अपनी क्रियाएं करता है अपने आप में, जब वो खेलता है अपने लोगों के साथ खेलता है या कुछ कार्य करता है तो वो ज़रूर बोलता है अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है। तो वो उन्हीं शब्दों का यूज़ करता है जो उसने अपनी सोशल इंटरेक्शन के दौरान सीखी हैं। क्योंकि जब व्यक्तिगत वार्ता होगी ना तो व्यक्तिगत वार्ता में वही शब्द, वही भाषा आपकी आती है जो वो सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन के दौरान सीखता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। सोशल इंटरेक्शन के दौरान जो भी भाषा सुनता है बालक, जो भी शब्द सुनता है, अगर मान के चलिए आपने बोल दिया बकलोल, आपने बकलोल कह दिया, उसने अगर बकलोल जान लिया, अब बकलोल उसके माइंड में बैठ जाएगा। अब जब वो व्यक्तिगत वार्ता करेगा ना तो बकलोल जरूर बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने सोशल इंटरेक्शन के दौरान सीख लिया है। अब उसी भाषा को वो अपनी क्रिया में जो है खुद से बात करते हुए करता है, ठीक। तो यही उसके लिए व्यक्तिगत वार्ता हो गई। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, तो उसे आपका व्यक्तिगत वार्ता कहा गया है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने में व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? आपका साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन रिजेक्ट करना है। सबसे पहले आपसे कहा गया है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं। क्या? विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं। कौन सी संरचनाएं? अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा है, इनके द्वारा क्या कहा गया है? समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है, जिसे आप ZPD कहते हैं। क्या? ZPD कहते हैं। अब ये ZPD क्या है? ZPD का मतलब होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर मैं ZPD क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रॉक्सिमल PROXIMAL प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, DEVELOPMENT जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD।
आखिर क्या है ये ZPD? तो देखिए, जब आप वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर से वाइगोत्स्की आ गए, वाइगोत्स्की को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षा से पहले मैं आपको वाइगोत्स्की एक बार बोर्ड पे क्लियर करूँगी, तो आप वो वीडियो देख लेना। वाइगोत्स्की जो हैं, वाइगोत्स्की ने आपके सिद्धांत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं। जैसे सबसे पहला MQ बताया है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक, क्या? मोर नॉलेजेबल अदर। दूसरा इन्होंने बताया है स्कैफोल्डिंग। क्या बताया है? स्कैफोल्डिंग बताया है। अब ये क्या है स्कैफोल्डिंग? धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा स्कैफोल्डिंग क्या है। अभी बस आप ध्यान दीजिए कि वाइगोत्स्की ने MQ बताया, इन्होंने ही स्कैफोल्डिंग बताया। स्कैफोल्डिंग को आपका कुछ और भी कहा जाता है, क्या? पाड़ या ढांचा निर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाड़ या ढांचा कहा जाता है। इसे ही मचान भी कहा जाता है। क्या? मचान भी कहा जाता है। दूसरा टर्म हो गया। तीसरा यहाँ पर टर्म आपको याद रखना है जो आपके वाइगोत्स्की ने दिया है अपने सिद्धांत के दौरान, थर्ड है आपका ZPD। अब आपको अपने दिमाग में और दिल में बिठा लेना है कि MQ, स्कैफोल्डिंग और ZPD, इनका संबंध वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है, प्याजे से दूर दूर तक नहीं है। ठीक, समझ गए आप लोग? ठीक, अब ZPD है क्या, वो बाद की बात है। ZPD होता है कि बालक द्वारा खुद से समस्या का समाधान न कर पाना तथा किसी वयस्क से सहायता से समाधान कर लेना, इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है वो ZPD कहलाता है। मैं इसको समझा देती हूँ। जैसे कोई बालक है, उसको कोई समस्या दी गई, मान के चलिए उसको कोई भी प्रॉब्लम दी गई, उसने उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर पाया। ठीक, उसके बाद वो क्या करता है? दूसरों से सहायता लेता है। अब दूसरों से सहायता लेता है, यहाँ वो MQ की तरह कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति से सहायता लेना, जो व्यक्ति उसकी सहायता करता है, तो वो MQ कहलाता है। MQ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बालक से छोटा हो या बालक से बड़ा हो। ये कहीं भी ज़रूरी नहीं कि छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है MQ, बड़ा भी हो सकता है। तो आपके बालक द्वारा खुद से समस्या को समाधान न कर पाना और किसी वयस्क से सहायता का समाधान कर लेना, इन दोनों के बीच में जो अंतराल होता है, इसे ही ZPD कहा गया। ठीक, क्या कहा गया? ZPD कहा गया। ठीक, इसको धीरे धीरे ही आप समझ पाएंगे, इकट्ठा समझने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। अब यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता आपका, ठीक, बुद्धि नहीं हो सकता, संरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये साम्य धारण आपका है, तो याद रखिएगा साम्य धारण कहलाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगला आपसे है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो बताइए इसमें क्या होगा? कह रहे हैं एक उचित प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे ही हम ZPD कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि ZPD क्या है। ZPD वो है जिसमें आपका जो है, कोई भी आपका जो बच्चा है वो किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा। मान के चलिए कि वो जो है 2 से 2 का गुणा नहीं कर पा रहा। अब इस 2 से 2 गुणा नहीं कर पा रहा तो वो क्या करेगा? अपने वयस्कों की सहायता लेगा। वयस्कों की सहायता लेगा यानी कि वो वयस्क MQ की तरह कार्य करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक, तो वो वयस्कों की तरह कार्य करेगा, जो भी आपका वयस्क हेल्प करेगा वहाँ पर बच्चे के लिए, तो वो MQ की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ गए। कोई भी बालक है अगर 2 × 2 नहीं कर पा रहा है तो वो अपने वयस्क से सहायता लेगा। यहाँ पर वो वयस्क जो है क्या करेगा? यहाँ पर वयस्क जो है उसकी सहायता करेगा यहाँ पर। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके समाधान में उसकी सहायता करेगा। इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, इन दोनों के बीच का जो समय है, इसे ही ZPD कहा गया। क्या कहा गया? इसे ही ZPD कहा गया। ठीक, एक बार आप MQ समझ लीजिए। MQ क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो है मूल्यों, विचारों, भाषा एवं तकनीकी के ज्ञान को अपने से बड़ों से प्राप्त करता है। कोई भी आपका बालक जो है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी बालक जो है ज्ञान, मूल्य को, वैल्यूज़ को, ठीक है, मूल्यों को, विचारों को, भाषा को, विचारों को और भाषा को किससे सीखता है? ये बालक जो है हमेशा जो है इन सभी चीज़ों को अपने से बड़ों से प्राप्त करता है। ये सभी लोग बालक के लिए MQ हैं। क्या हैं? MQ हैं। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। बालक जो है ज्ञान को, मूल्यों को, विचारों को, भाषा को किससे? अपने से बड़ों से प्राप्त करता है और यही इसके लिए MQ की भांति कार्य करते हैं। लेकिन MQ में एक चीज़ याद रखना, जरूरी नहीं है कि बालक की जो सहायता कर रहा है यानी कि MQ हो, वो बालक से छोटा हो या फिर बड़ा हो, कोई भी हो सकता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, अब MQ का कार्य क्या होता है? बालक को ज्ञान प्रदान करना और उसकी समस्या में उसकी मदद करना। दैट्स इट, बस यही आपको समझना था।
ठीक, जैसे अगर मान के चलिए कि आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, जैसे यही क्वेश्चन है आपको नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ना, तो मोर नॉलेजेबल अदर कौन हुआ, मैं खुद हुई। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है आपको नहीं आ रहा समझ में, ठीक, अब इसको ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर, एम की ओ का वर्क कौन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। आपकी रियल लाइफ में भी कई सारे लोग होते हैं, जैसे आपके मदर फादर हैं, वो आपकी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके समाधान में आपकी हेल्प करते हैं, तो वो भी आपके लिए एम के ओ की तरह कार्य है। आपका दोस्त, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आपका दोस्त आपको समझाता है, वो एम के ओ की तरह कार्य करता है। आपके दादाजी, आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो वो आपको समझाने की कोशिश, कोई पहेली समझाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टडी से ये रिलेटेड हो, कोई भी समस्या आपकी है, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प करता है तो वो एम के ओ की भांति ही कार्य करेगा आपकी। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब बात ये आती है स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग होती है कि देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर सहारा दे रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो सहारा देने की जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, जो मैं आपको सहारा दे रही हूँ, जो प्रोसेस पूरी चल रही, इसी पूरी प्रोसेस को ही आपका क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, या फिर मचान कहा जाता है। ठीक, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोसेस की बात कहें स्कैफोल्डिंग, ऑब्जेक्ट अगर बात करें, देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वही आपका एम के ओ होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपका एम के ओ हो सकता है। बात ये आती है कि मैम फ़ोन से भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं आज के ज़माने में, तो क्या हम फ़ोन को भी एम के ओ में रखेंगे? जी नहीं, आप गलत हैं। एम के ओ में फ़ोन नहीं आता है, एम के ओ में सिर्फ और सिर्फ आपकी जैविक चीज़ें आएंगी। क्या आएंगी? जैविक चीज़ें आएंगी, मानव आएगा आपका। इस चीज़ को आप याद रखना विशेष रूप से। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। तो बताइए आप इसमें से क्या सही करेंगे? इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। उद्दीपन अनुक्रिया की बात व्यवहारवादी करते हैं, कभी भी ये नहीं करेंगे। अनुकूलन की बात कौन करेगा? ओबियसली व्यवहारवादी बात करेंगे। पुरस्कार एवं दंड की बात कौन करेगा? पुरस्कार एवं दंड की बात कौन करेगा? आपका व्यवहारवादी करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैंने धोखे से हो गया, अनुकूलन एवं संगठन की बात किसने की है? ये आपके प्याजे ने की है। आपके संज्ञानात्मक विकास की 2 विशेषताएं बताई हैं। चूँकि आपकी बौद्धिक संरचनाओं का विकास जो है आसानी से नहीं होता है, इसके लिए आपकी 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपका संगठन इम्पोर्टेंट बताया गया है, दूसरा आपका अनुकूलन महत्वपूर्ण बताया गया है। ये दोनों ही चीज़ें, संगठन और अनुकूलन की बात प्याजे ने की है। किसने? प्याजे ने की है। और प्याजे जो हैं आपकी क्या हैं? ये व्यवहारवादी नहीं है, ये आपके रचनावाद में आते हैं। किसमें? रचनावाद में आते हैं। इसी रचनावाद को आप जो है क्या कहते हैं? इसी रचनावाद को आप संरचनावाद भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, संरचनावाद कहते हैं। इसी रचनावाद को आप निर्मितवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मितवाद भी कहते हैं। और इसी रचनावाद को आप जो है निर्माणवाद भी कहते हैं। तो ये टर्म अपने माइंड में फिट बिठा लेना, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये प्याजे ने संगठन और अनुकूलन की बात की है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध की बात किसने की है? उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध की बात व्यवहारवादियों ने की है। किसने? व्यवहारवादियों ने की है। जैसे आपकी किसने की है? व्यवहारवादियों में ही आपकी बात थॉर्नडाइक के द्वारा की गई। आपके अनुकूलन और संगठन की बात प्याजे के द्वारा की गई। पुरस्कार एवं दंड की बात व्यवहारवादियों के द्वारा की गई। वहीं आपके लेव वाइगोत्स्की ने आपके क्या बताया है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया बताई है। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही है भाई साहब सामाजिक निर्मितवाद। क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है, निर्मितवाद क्या होता है? प्याजे ने निर्मितवाद को किस तरीके से समझाया है? प्याजे का वह विचार जिसमें प्याजे कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वो निर्मितवाद है। और यहीं पर सामाजिक निर्मितवाद की अगर मैं बात करूं, सामाजिक निर्मितवाद का मतलब क्या है? सामाजिक निर्मितवाद का मतलब है समाज में रहते हुए, समाज के लोगों से बातचीत करते हुए, सोशल इंटरेक्शन करते हुए बच्चा जो सोच प्राप्त करता है वही सामाजिक निर्मितवाद कहलाता है। ध्यान से समझिए, बच्चा समाज में रहता है, इसी समाज में रहते हुए समाज के लोगों से बातचीत करता है, समाज के लोगों से बातचीत करते हुए सोशल इंटरेक्शन करता है। इसी इंटरेक्शन को करते हुए बच्चा जो भी सोच प्राप्त करता है, इसे ही इन्होंने सामाजिक निर्मितवाद कहा है। तो याद रखिएगा, आपका सामाजिक की बात किसने की है? लेव वाइगोत्स्की ने। आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते थे, इतने एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं थी, बट यहाँ पर अगर मैं बताऊंगी तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में फिट बैठेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है?
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के दौरान कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा कौन कहते हैं? मैं नहीं कह रही ऐसा, जीन प्याजे ऐसा कहते हैं कि बच्चे को संज्ञानात्मक का मतलब समझे ना, तर्क करने, विचार करने और आपके जो हैं बौद्धिक क्षमताओं का यूज़ करने, इन सभी के विकास के दौरान कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें से सबसे पहली उन्होंने बताई है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जन्म से लेके जब आपका जन्म होता है, जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे होता है, मतलब जिस दिन आप जन्म लेते हैं, उस दिन से आपके 2 वर्ष तक आपकी संवेदी गामक अवस्था होती है। दूसरी होती है आपकी पूर्व संक्रिया अवस्था। क्या होती है दूसरी? आपकी पूर्व संक्रिया अवस्था। पूर्व संक्रिया अवस्था का जो समय है ये आपका 2 से 7 वर्ष माना गया है, ईयर मानिएगा, ठीक है इसको। तीसरा जो इनके द्वारा बताई गई है ये है आपकी मूर्त संक्रिया अवस्था। क्या? मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था का समय का क्या बताया गया है प्याजे के द्वारा? इसको 7 से 11 वर्ष बताया गया है, 7 से 11 वर्ष। तीसरा जो इन्होंने बताया है अमूर्त संक्रिया अवस्था। क्या? अमूर्त संक्रिया अवस्था। इसका जो समय है वो 11 से 15 ईयर आपका बताया गया है प्याजे के द्वारा। ठीक, यहाँ पर बात मूर्त क्रियात्मक अवस्था की हुई है, तो इसी पर हम लोग जंप करते हैं। तो मूर्त संक्रिया अवस्था जिसका समय आपका 7 से 11 वर्ष बताया गया है। क्या? 7 से 11 वर्ष बताया गया है। इस अवस्था में आपका जो बालक है, इसमें कुछ आपकी विशेषताएं जो हैं आपको याद रखनी है। सबसे पहला, बालक का जो चिंतन है और जो तर्क है, इसमें क्रमबद्धता आ जाती है। इसकी पहले जो अवस्था होती है कौन सी होगी? पूर्व संक्रिया अवस्था। इस अवस्था में बालक का जो चिंतन और जो तर्क होता है, इसमें क्रमबद्धता यानी कि सीक्वेंस नहीं होता है, क्रमबद्धता नहीं होती है। लेकिन इस अवस्था में बालक के जो चिंतन और जो तर्क है, इसमें क्रमबद्धता आ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज़ है यही आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है पलटावी गुणों का विकास हो जाता है। क्या होता है? इस अवस्था में पलटावी गुणों का विकास हो जाता है। किसका? पलटावी गुणों का। ये क्या है पलटावी गुण? पलटावी गुण का मतलब होता है कि अगर बालक को आप 2 गिलास देते हैं, एक जो है थोड़ा सा लंबा गिलास है और एक थोड़ा सा चौड़ा गिलास है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपका जो है दूध है और इसमें आपका जो है उतना ही मात्रा में दूध है। ऐसा नहीं है कि इसमें कम है, उतना ही मात्रा में दूध है, लेकिन चूँकि ये आपका चौड़ा बर्तन है, जिस वजह से इसका तल थोड़ा सा नीचा होगा और इसका तल जो है ऊपर उठा होगा। तो इस अवस्था में बालक समझ जाएगा कि आपके जो है दोनों ही बर्तनों में बराबर मात्रा में आपका मिल्क है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कम है और इसमें आपका ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इस अवस्था में आते पलटावी गुण यहाँ पर इसमें विकसित हो जाता है। बस इतना ही आपको समझना था। ठीक, साथ ही साथ इस अवस्था में जो आपके बालक हैं, इस अवस्था में उनके अंदर बाह्य और सतही अंतर जो है, इन बच्चों के अंतर विकसित हो जाते हैं। यानी कि जो बाह्य और सतह का जो अंतर होता है वो भी बच्चों में जो है विकसित हो जाता है। भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित योग्यता का विकास भी हो जाता है। किसका? भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित जो आपकी क्षमता है, इसका भी विकास हो जाता है। याद रखिएगा, भाषा एवं संप्रेषण अगर कभी पूछा जाए तो ये भी आपकी योग्यता है। इसका जो विकास है ये आपकी कब हो जाता है? मूर्त संक्रिया अवस्था में हो जाता है। बालक के विचारों में क्रमबद्धता और जटिलता आ जाती है। अब जटिलता का मतलब क्या है? जब एक प्रकार की समस्या के समाधान के संदर्भ में कई प्रकार के जो है विचार उत्पन्न होते हैं, तो उस समस्या से संबंधित विचार भी आपके जो है पैदा हो जाते हैं। यही है विचारों की जटिलता। क्या है? यही है आपके विचारों की जटिलता। तो इस अवस्था में बालक के अंदर जो है आपके विचारों में क्रमबद्धता और जटिलता आ जाती है। ठीक, चिंतन और तर्क में क्रमबद्धता, बालक के विचारों में क्रमबद्धता, साथ ही साथ पलटावी गुणों का विकास और आपकी संख्याओं का पूर्ण बोध भी हो जाता है। संख्याओं का पूर्ण बोध का मतलब क्या है? संख्याओं का पूर्ण बोध का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपके बालक में दिन, समय, महीना, वजन, लंबाई, चौड़ाई, इन सभी चीज़ों को भी जानने लगता है। ठीक, ये है संख्याओं का पूर्ण बोध। ठीक, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है, जिसकी वजह से इसे मूर्त संक्रिया अवस्था कहा गया है, तो इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं से सीखता है। मूर्त का मतलब समझ रहे हैं आप? मूर्त का मतलब ये होता है जो दिखती हैं, दिखाई देने वाली चीज़ों से आपका सीखता है। याद रखिएगा कि इस अवस्था में जो बालक है वो मूर्त वस्तुओं से ही सीखता है, मूर्त चिंतन करता है। इस अवस्था में क्या करता है? मूर्त चिंतन करता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई, इससे ज़्यादा आपसे परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाएगा। अब आप देख लीजिए आपकी क्या क्या इसमें आपके जो है ऑप्शन सही होंगे। तो इनमें से आपकी कौन सा जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में प्रमुख कौशल में से एक है?
तो आप ऑप्शन देखिए, आपकी एक है जो आपकी एक और प्रॉपर्टी थी जो मैं नहीं बता पाई हूँ, लास्ट आपको याद रखना है, संरक्षण। संरक्षण या जिसे तत्व का संरक्षण भी कहा गया, तत्व का संरक्षण, संरक्षण कहें या तत्व का संरक्षण कहें। आखिर क्या है ये तत्व का संरक्षण? तो किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन हो जाए तो बालक यह ना मान ले कि पूरा तत्व ही बदल गया। क्या? संरक्षण या तत्व का संरक्षण का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु के रंग और रूप में बदलाव हो गया, मान के चलिए कि इसके रंग में और रूप में अगर परिवर्तन, शेप में अगर परिवर्तन कर दिया, तो ये बालक ये ना मान ले कि पूरा तत्व ही बदल गया है। ठीक है, जब बच्चा यह मान लेता है कि तत्व आपका जो है एज इट इज़ है, जब बच्चा ये मान ले तो इसे क्या कहते हैं? तत्व का संरक्षण कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। मान के चलिए कि कोई अगर आपकी वस्तु है, अब इसी वस्तु को री इनोवेट कर दिया गया, इसका जो है रंग बदल दिया गया। ठीक है, पहले काला था, अब इसको जो है लाल कर दिया गया। अब इसका जो शेप है वो भी चेंज कर दिया गया। ठीक है, पहले छोटा था, अब इसको शेप बदल दिया गया है। तो इसी को कहते हैं तत्व का संरक्षण। ठीक है, तो इससे बच्चा मान लेता है कि जो पूरी वस्तु है वही बदल गई है। ठीक है, वो ये मान लेता है बालक जो होता है इस अवस्था का, क्योंकि छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है, 7 से 11 वर्ष का है, तो इस अवस्था में बालक ये मान लेता है कि पूरा तत्व ही बदल गया है। यही है आपका संरक्षण या तत्व का संरक्षण। तो इसमें सुरक्षित रखने की योग्यता जो है ये आपके मेन जो आपकी मूर्त क्रियात्मक अवस्था के कौशलों में से एक मानी जाती है। ठीक, और कोई आपकी नहीं है इसमें। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला है आपका क्वेश्चन, जीन प्याजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, आपका सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन। तो जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं बताइए? तो अधिगम को किस रूप में इनके द्वारा देखा जाता है? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में इनके द्वारा देखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसलिए आपको ये करना नहीं है। अब हम देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। ठीक, 12वां जो क्वेश्चन है वो आपसे कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ठीक, क्योंकि आप सभी को पता है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया? नैतिक विकास का सिद्धांत जो है आपका किसके द्वारा दिया गया? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। और आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की अवस्थाएं। तो आपको पता होगा कि इनमें से आपकी जो है इनके द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रिय अवस्था तो है नहीं है, ये तो प्याजे ने दी है। ठीक, प्रस्तुति अवस्था ये कोई अवस्था नहीं है। उद्योग बनाम अधीनता ये भी नहीं है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये आपका दिया गया है किसके द्वारा? ये आपका दिया गया है किसके? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। तो आज हम यहीं तक 12 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। अभी हम आगे जो वीडियो आएगा उसके आगे जो वीडियो आएगा इसी की आगे के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को अच्छे मन से देखेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।